हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह और आज हम बात करेंगे एल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम उन प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम फिज़िकली आसानी से देख सकते हैं या मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बन 2 से लेकर 4 संख्या तक कार्बन वाले जो एल्कीन्स हैं वो गैसीय अवस्था में मिलती है। 5 से 15 कार्बन वाली जो एल्कीन है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है और 15 कार्बन से अधिक वाली जो एल्कीन है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ये इनका जो फिज़िकल स्टेट है ये मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। और दूसरा उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनके बीच में पाए जाने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है। इस कारण से वो गैसीय अवस्था से सॉलिड फॉर्म की तरफ कन्वर्ट होने लग जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, विलेयता के बारे में। सॉल्युबिलिटी या विलेयता के लिए एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। जो जैसा होता है वो खुद जैसे के अंदर ही घुलता है। जैसे अकार्बनिक पदार्थ है तो अकार्बनिक विलायक में घुलेगा, कार्बनिक विलायक है तो कार्बनिक विलायक में घुलेगा, या नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा, पोलर है तो पोलर में बड़ी आसानी से घुलेगा। तो एल्कीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हों। और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है इत्यादि के अंदर ये एल्कीन सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इनके बॉइलिंग पॉइंट क्रॉसपॉन्डिंग जो एल्केन्स हैं उनकी तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्डिंग हो जाता है। पाई बॉन्डिंग होने की वजह से जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन अधिक इफेक्टिव होता है। फिर जो सिमेट्रिक आइसोमर है एल्कीन का, जो सिमेट्रिक आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके एसिमेट्रिक आइसोमर की तुलना में अधिक होता है। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेंगी, जैसे ब्रांच बढ़ती है, ब्रांच बढ़ने के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होने लग जाता है। पोलैरिटी, ध्रुवणता, सिस एल्कीन पोलर होता है जबकि ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर होता है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन में जो दो पोलर बॉन्ड होंगे या जो पोलैरिटी की डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। फिर हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में। एल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 4 कार्बन वाली एल्कीन है जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो, तो 4 कार्बन वाली जो एल्कीन है उनके कई आइसोमर बन सकते हैं। तो वो जो आइसोमेरिक एल्कीन्स हैं उनमें से कौन सी एल्कीन का स्टेबिलिटी अधिक होगा और कौन सी एल्कीन का स्टेबिलिटी कम होगा। तो एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है वो हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पर समझा सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण की एंथैल्पी के आधार पर समझा सकते हैं, जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। जब एल्कीन की हाइड्रोजन से क्रिया करवाकर उसका हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं तो 1 मोल एल्कीन के हाइड्रोजनी करने पर जितनी ऊष्मा मुक्त होती है वो उसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा है, जिसे हम डेल्टा एच से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक जनरल इक्वेशन लिखा हाइड्रोजनीकरण इक्वेशन के लिए, क्योंकि डेल्टा एच रिलीज हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी अधिक होता है। ये डेल्टा एच हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है उनके डिफरेंस के आधार पर। यहाँ जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की तुलना में ये 2 CH बॉन्ड एक्स्ट्रा हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हम इन 2 CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है या एंथैल्पी है इसके बारे में बात करेंगे। और जब रिएक्टेंट के बारे में हम बात करेंगे तो रिएक्टेंट में H2 मॉलिक्यूल है और ये एल्कीन है। H2 में H और H के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी, और एल्कीन में जो पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा जो अलग से है उसके लिए जो एंथैल्पी है उसकी जो एनर्जी है वो। इस प्रकार इनका डिफरेंस ही इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी है, जिसे हम जनरली इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एनर्जी है वो 97 किलो कैलोरी पर मोल, पाई बॉन्ड का जो एंथैल्पी है वो 60 किलो कैलोरी पर मोल, और HH बॉन्ड का एंथैल्पी 104 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये डेल्टा एच वैल्यू काउंट करने के बाद हम इस रिलेशन के द्वारा स्टेबिलिटी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू जितना अधिक होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा। डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव में जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। फॉर एग्जांपल 4 कार्बन वाली जो एल्कीन है, जैसे 3 एल्कीन यहाँ पर हमने ली है, 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। इनमें से ट्रांस 2 ब्यूटीन सबसे अधिक स्टेबल है और 1 ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल है। ये हम इनकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसके आधार पर देख सकते हैं कि 1 ब्यूटीन के लिए डेल्टा एच का मान -30.3 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि सिस 2 ब्यूटीन के लिए -28.6 है और ट्रांस के लिए -27.6 है। तो ट्रांस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू सबसे कम है नेगेटिव में, इस कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा। इसके अलावा यदि किसी एल्कीन के जो आइसोमर हैं उनका हाइड्रोजनीकरण करें और हाइड्रोजनीकरण करने से हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो उन आइसोमर की स्टेबिलिटी का हम कैसे अध्ययन करेंगे। जैसे पीछे वाला जो एग्जांपल था, इन सब में जब इनका हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे 1 ब्यूटीन का तो ब्यूटेन बनेगा, 60 ब्यूटीन का हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो भी ब्यूटेन ही बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन का हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो भी ब्यूटेन ही बनेगा। इनके हाइड्रोजनीकरण करने से सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के आधार पर इनका स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कर लिया, रिलेटिव स्टेबिलिटी को ज्ञात कर लिया। लेकिन अगर किसी आइसोमर के हाइड्रोजनीकरण से हमें सेम प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम कंबुशन एंथैल्पी के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। उनकी स्टेबिलिटी को कंबुशन जो एंथैल्पी है उसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी हम डेल्टा एच के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंबुशन रिएक्शन का नॉर्मल जो जनरल इक्वेशन है वो इस प्रकार से है, एल्कीन प्लस O2
जितने O2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस करने पर हमें प्राप्त होगा। और ये कंप्लीट कंबशन करते हैं कि जितने भी कार्बन है वो CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाएं और जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएं। जितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी, जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डेल्टा H वैल्यू के आधार पर हम उन आइसोमर जो एल्कीन के आइसोमर है उनके रिलेटिव स्टेबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और 2 मेथिल प्रोपीन की स्टेबिलिटी का जब हमें कंपैरिजन करना हो, उनका रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालना हो, तो हम उनकी कंबशन एंथैल्पी के आधार पर निकालेंगे। यहाँ पर कंबशन एंथैल्पी के आधार पर ये पाया जाता है कि 2 मेथिल प्रोपीन सबसे अधिक स्टेबल है, जबकि 1 ब्यूटीन सबसे कम स्टेबल है। रीज़न ये है कि 1 ब्यूटीन के लिए जो कंबशन एंथैल्पी है इसका मान 649.8 किलो कैलोरी पर मोल आया, जबकि 2 मेथिल प्रोपीन के लिए ये वैल्यू 646.1 किलो कैलोरी पर मोल आया। तो 2 मेथिल प्रोपीन के लिए डेल्टा H का मान इन चारों आइसोमर में सबसे कम है। इस कारण इसके लिए स्टेबिलिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इन चारों में सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर इनके लिए हमने स्टेबिलिटी का निर्धारण किया इनकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन के आधार पर, क्योंकि जब इन चारों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो 1 ब्यूटीन से ब्यूटेन बनेगा, सिस 2 ब्यूटीन से ब्यूटेन प्राप्त होगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन से ब्यूटेन प्राप्त होगा, लेकिन 2 मेथिल प्रोपीन से हमें आइसो ब्यूटेन प्राप्त होगा या 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त होगा। इस वजह से इन चारों आइसोमर की जो स्टेबिलिटी है उसका कंपैरिजन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पर ना करके एंथैल्पी ऑफ कंबशन के आधार पर किया जाता है। थियोरेटिकली ये अभी जो हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी का अध्ययन किया, ये प्रैक्टिकल वैल्यू के आधार पर थियोरेटिकली जो स्टेबिलिटी है एल्कीन की, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इंटरेक्शन के आधार पर समझ सकते हैं। एल्कीन में कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं वो कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होते हैं, और उन कार्बन के साथ जो दूसरे अगर एल्किल प्रतिस्थापित जुड़े हों तो वो sp3 संकृत अवस्था में होते हैं। sp2 संकृत कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है और sp3 संकृत कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो यहाँ पर इस एल्कीन के साथ जितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े होंगे वो इसको इतना ही अधिक न्यूट्रल कर देंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डालेंगे जो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको कंपनसेट करेंगे, और जितना अधिक कंपनसेट कर देंगे उतना ही अधिक ये स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसका प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो जितने अधिक एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे वो उतना ही अधिक इसको स्टेबल करेंगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 एल्किल ग्रुप जोड़ने हैं तो उनका इफेक्ट क्या होगा। तो 2 एल्किल ग्रुप जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनका ज्योमेट्री किस प्रकार से है, उस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी स्टेबिलिटी अलग अलग हो जाएगा। जैसे सिस एल्किन और ट्रांस एल्किन का स्टेबिलिटी है वो अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, वो डिपेंड करता है स्टेरिक इंटरेक्शन। सिस और ट्रांस में से ट्रांस का स्टेबिलिटी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सिस कंडीशन में जो प्रतिस्थापित समूह होते हैं वो एक डायरेक्शन में आते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं, जिससे उनके बीच का जो स्टेरिक इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, इससे उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर ट्रांस कंडीशन में है तो वो जो ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जिससे उनके बीच में पाए जाने वाला स्टेरिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा, और स्टेरिक इंटरेक्शन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन अधिक स्थायी होती है। आज इतना ही, थैंक्स।